शादी के तकरीबन 7 साल बाद किसी की दवा तो किसी की दुआ से मुश्किल से ममता जी की गोद हरी हुई थी। उन 7 सालों में ममता जी ने ना जाने किस किस की जली कटी न सुनी होगी, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। उनके बस में ही नहीं था कि वो कुछ कर सकती हो। हाँ, उनके हाथ में इतना जरूर था कि वो सभी के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार कर सकती थी। प्रेम जो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। लेकिन ना जाने उनके कर्मों में कहाँ चूक हो गई थी, जो उन्हें कुछ न कुछ बात पर ताने सुनने को मिल ही जाते थे। लेकिन वो बेचारी अपनी आदत के चलते किसी को उल्टा जवाब न देते हुए चुपचाप रहकर सब कुछ सहन कर जाती थी। बस अपने भगवान से अपने मन की कह लेती थी। और आखिरकार एक दिन भगवान जी ने उनकी सुन ही ली और उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। ममता जी शादी से पहले से ही एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका थीं, लेकिन पहले बच्चे के गोद में आते ही उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो अपने बच्चे के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहती थीं। वो चाहती थीं कि अपने बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से कर सकें। फिर 2 साल के बाद ही ममता जी को फिर से एक बेटे की प्राप्ति हुई। अब तो ममता जी अपने दोनों बेटों अजय और विजय के लालन पालन में ही व्यस्त रहने लगी। उनके पति आशुतोष जी उन्हें कई बार कहते कि उनके दोस्त बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। लेकिन ममता जी अपने बच्चों की परवरिश या उनकी तबीयत का हवाला देकर उन्हें मना कर देती। धीरे धीरे दिन बीतते रहे। आशुतोष जी के दोस्त तो हमेशा कहते, यार तुम दिन रात काम में ही लगे रहते हो, सारा समय परिवार के लिए ही लगा देते हो, कुछ समय अपने लिए भी निकाला करो। उनकी बातें सुनकर आशुतोष जी कहते, अरे भाई आप लोग समझते नहीं हो, हमारे 2 बेटे हैं, दोनों की पढ़ाई लिखाई पालन पोषण करना है, दोनों का भविष्य संवारना है। आगे चलकर यही तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। वो जिन्हें अपने बुढ़ापे की लाठी समझ रहे थे, वे ही बुढ़ापे में लाठी बनकर उन पर बरसेंगे। आशुतोष जी अपने जमाने के जाने माने व्यापारी थे। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि उनके आसपास के छोटे मोटे व्यापारी भी अपनी दुकान के लिए उन्हीं से सारा सामान लेकर जाते थे, जिस कारण उनकी जान पहचान बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने भले ही ज्यादा पैसे नहीं कमाए थे, लेकिन इज्जत बहुत कमाई थी। समय के साथ दोनों बेटे बड़े हुए और अब दोनों ही बेटे शादी योग्य हो गए। उनके बेटों के लिए कई अमीर घरों से रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने गरीब घर की लड़की से अपने बेटों की शादी की, ये सोचकर कि अमीर घर की बेटियों को तो कोई भी अपने घर की बहू बना लेगा, लेकिन गरीब घर की बेटियों को अपने घर की बहू बनाना सभी लोग पसंद नहीं करते। इतनी अच्छी सोच के साथ उन्होंने अपनी बहू एक गरीब घर से ली। अपने दोनों ही बेटों की शादी आशुतोष जी ने बहुत ही धूमधाम से की, लेकिन दुर्भाग्य से बहुएं भी ऐसी आईं कि एक साथ इतनी सारी धन दौलत देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने अपने पिता के घर में कभी भरपेट भोजन भी नहीं किया था। इसीलिए जब ससुराल में उन्होंने इतनी धन संपत्ति देखी तो उनके पैर जमीन पर ही नहीं टिके। लेकिन उन दोनों बहुओं में एक खूबी थी कि वे देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जिसके कारण आशुतोष जी के दोनों बेटे अजय और विजय अपनी अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते थे। बहुएं अपने अपने पतियों को जैसा कहती, वे दोनों वैसा ही करते। जब तक दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी, तब तक तो दोनों भाई अपने माँ बाप के लिए अपनी जान छिड़कते थे। लेकिन शादी होते ही वो धीरे धीरे अपने माँ बाप से इतने दूर कैसे हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। आशुतोष जी ने अपने दोनों बेटों को शहर के बड़े से बड़े स्कूल में ये सोचकर पढ़ाया कि दोनों अच्छी नौकरी करेंगे, लेकिन दोनों ही पढ़ाई में इतने कमजोर निकले कि दोनों ने अपने पिता के बिजनेस को ही आगे बढ़ाने की सोची। आशुतोष जी ने भी सोचा उनके बेटे हमेशा उनकी आंखों के सामने रहेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को अपने कारोबार को ही आगे बढ़ाने में लगा दिया।
एक दिन आशुतोष जी ने अपने एक पुराने ग्राहक को सामान तो उधार में दे दिया, लेकिन उसका नाम अपनी डायरी में लिखना भूल गए। उस समय त्योहार का सीजन था। ग्राहक अधिक होने के कारण उनसे ये गलती हो गई, लेकिन आशुतोष जी के अच्छे व्यवहार के सभी लोग कायल थे। इसीलिए वो ग्राहक भी त्योहार के बाद उनके उधारी के पैसे देने आया। जब उन्होंने डायरी खोलकर देखी तो उन्हें उसका नाम ही नहीं मिला। उन्होंने अपनी गलती उस ग्राहक के सामने ही स्वीकार कर ली कि त्योहार में भीड़ ज्यादा होने के कारण उन्होंने डायरी में तो उसका नाम ही नहीं लिखा था, लेकिन उसकी कितनी उधारी है ये उन्हें मुंह जुबानी याद था। जब उस ग्राहक ने उधारी वाली रसीदें दिखाई तो उसमें भी उतना ही हिसाब था जितना आशुतोष जी ने बताया था। हिसाब करके ग्राहक तो चला गया, लेकिन ये सारी बातें उनका बड़ा बेटा अजय सुन रहा था। वो अपने पिता पर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने अपने मन में सोच लिया था कि वो अब अपने पिता को दुकान में कभी नहीं आने देगा। लेकिन उस ग्राहक की नजरों में आशुतोष जी की इज्जत पहले से भी 10 गुना बढ़ गई थी कि आशुतोष जी कितने सज्जन व्यक्ति हैं। कई लाखों का उधारी देने के बाद भी डायरी में ये सोचकर नाम नहीं लिखते कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो कोई भी इंसान हमारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता है। ये बात उसने अपने और 4 दोस्तों को भी बताई थी। उसके 4 दोस्तों ने अपने 4 दोस्तों को बताया होगा। इस प्रकार से आशुतोष जी की अच्छाई की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। सब लोग उनके व्यवहार से खुश थे, लेकिन अगर उनके काम से कोई नाखुश था तो वो थे उनके अपने बेटे। वो तो किस्मत से उस दिन विजय दुकान के सामान के लिए दूसरे शहर गया हुआ था, इसलिए आशुतोष जी की इज्जत बच गई। वरना अगर अजय और विजय दोनों ही उस दिन रहते तो शायद आशुतोष जी को अच्छी खासी बेइज्जती सहनी पड़ सकती थी। अजय ने अपने पिता से इतना ही कहा, पापा आप थक गए होंगे और आपका दिमाग भी पहले की तरह काम नहीं करता, इसीलिए घर जाइए और आराम कीजिए। जब थोड़ा अच्छा महसूस होने लगे तभी यहाँ आने की सोचिए, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए, उन पर गुस्सा होते हुए, उन्हें लगभग घसीटते हुए दुकान से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बेचारे आशुतोष जी उस दिन रास्ते भर रोते हुए अपने घर वापस आ गए। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उनका रुआंसा चेहरा देखकर ममता जी बोली, हाजी ये आपको क्या हो गया? आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? रोते हुए आशुतोष जी ने ममता जी को वो सारी बातें बता दी जो दुकान में उनके साथ हुई थी। ममता जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके ही बेटे अपने पिता से ऐसी बातें भी कर सकते हैं। रात को अजय के घर आने के बाद और सभी के खाना खा लेने के बाद उन्होंने अजय को अपने पास आने को कहा, तो वो अपनी माँ के पास न जाते हुए अपने कमरे में चला गया। ममता जी को अजय का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, अजय मैंने तुमसे क्या कहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तभी अजय गुस्से से तमतमाता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला। उतने में ही विजय भी शहर से घर आ पहुंचा था। अजय बोला, क्यों मैं तुम दोनों का नौकर हूँ क्या, जो तुम जब कहो तब तुम्हारे पास दुम हिलाता हुआ भाग कर चला आऊं? और हाँ, एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। इतना कहकर वो फिर से अपने कमरे में जाने लगा। उसी समय विजय बोला, वाह भैया वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। पापा से चुपके से साइन कराने में, नकली पेपर बनवाने में आपने मेरा सहारा लिया, लेकिन जब पैसों की बात आई तो आपने तो पूरा पासा ही पलट दिया। विजय की बात सुनकर ममता जी और आशुतोष जी बुत बने उन्हें देखते ही रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। तभी उनके बड़े बेटे अजय ने विजय का कॉलर पकड़ लिया और उसे मारने के लिए हाथ उठाते हुए कहा, क्यों रे, तेरी जुबान ज्यादा ही चलने लगी है। अगर वास्तव में इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, वरना तुझे कुछ नहीं मिलेगा, समझा? कहकर वो उसे मारने के लिए दौड़ा। तभी विजय की पत्नी शोभा ने अजय का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई साहब, कानून की किताब मैंने भी पढ़ी है, वकालत की पढ़ाई मैंने भी की है। आपने धोखे से अपने ही पिता से उनकी सारी संपत्ति हड़प कर अपने कब्जे में कर ली है। इस अपराध के लिए 420 का केस दायर कर आपको अंदर भी करवा सकती हूँ।
शोभा की बातें सुनकर अजय सत्ते में आ गया और बोला, अरे अरे, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था। विजय, हम दोनों भाई हैं। माँ बाप की जितनी भी संपत्ति है उस पर हम दोनों भाइयों का बराबर का हक है। मैं ये कहना चाहता था। तभी शोभा कुटिल मुस्कान के साथ बोली, भाई साहब, सही रास्ता ही चलिए, यही आपके लिए ठीक होगा, वरना आगे क्या होगा उसके अंजाम के लिए आप स्वयं तैयार रहिएगा। दोनों बेटे और बहू की बातें सुनकर उनके माँ बाप के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर भी आशुतोष जी ने हिम्मत जुटाकर सिर्फ इतना ही पूछा, अरे नालायक, तुम दोनों ने मुझसे कागज पर कब साइन करवा लिए? मुझे तो पता ही नहीं चला। तब विजय बोला, होए बूढ़े, हमें नालायक कहने की जरूरत नहीं है। हम तो इतने लायक हैं कि समय रहते हम लोगों ने सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली, वरना आप तो बिना मतलब ही सारा धन यूं ही उड़ा देते। अब आपकी उम्र हो चुकी है ना, इसलिए आपके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। आप पूछ रहे थे ना कि हमने आपसे साइन कब करवाए उन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर, तो सुनिए। जब त्योहार के सीजन में ढेर सारे पेपर लेन देन के हो जाते थे, तब मैं उन पेपर्स के बीच बीच में ही कुछ पेपर प्रॉपर्टी के भी डाल दिया करता था, और आप पुत्र मुंह में अंधे होकर हमसे बिना कोई सवाल जवाब किए बेफिक्र होकर साइन भी कर दिया करते थे। बस ऐसे ही हमने आपसे सारे पेपर्स पर साइन करवा लिए। यदि हम दोनों भाई आपसे सीधे साइन करने को कहते तो आप तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले थे, इसीलिए हमें ये तिकड़म लगानी पड़ी। क्या जमाना आ गया है, आजकल बाप को अपनी ही औलाद पर भरोसा नहीं रह गया है, इसीलिए औलाद भी क्या करे, बेचारे को उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। सो ही हमने किया। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। उसके पीछे उसकी पत्नी शोभा भी चली गई। अजय भी उन्हें घूरता हुआ वहां से चला गया और उसकी पत्नी भी पीछे पीछे चली गई। आशुतोष जी मन ही मन सोचने लगे, वाह रे मेरी औलाद, जिस औलाद के लिए मेरी पत्नी 7 साल तक रोई, मैंने भी कहां कहां माथा नहीं टेका, तब कहीं जाकर इनका मुंह देखने को मिला। लेकिन समय आने पर यही औलाद लोग ऐसा गुल खिलाएंगी, ऐसा पता होता तो मैं भगवान से कभी भी संतान की आशा नहीं करता। शर्म नहीं आई उन्हें ये कहते कि आजकल के माँ बाप के कारण ही उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। पर उन्हें उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मैंने अपना खून पसीना एक करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, इनकी अभी उम्र ही क्या है? आजकल के नौजवान लड़के हैं, मैंने इन्हें पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर मैंने उनकी परवरिश में कौन सी कमी छोड़ दी जो इन्हें उल्टे सीधे काम करने पड़े? ये खुद मेहनत करके मुझसे भी ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि मैं तो इनके बराबर पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। जब मैं ये सब बना सकता हूँ तो ये लोग क्यों नहीं? और ये सब सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी ममता जी उठी और अपने पति के आंसू पोंछते हुए बोली, आप क्या सोच रहे हो जी, और आपको रोना क्यों आ रहा है? हमने इन जैसी नालायक औलाद को पैदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी ममता। इससे तो अच्छा होता कि लोग तुम्हें बांझ कहकर ही ताने मारते रहते। कम से कम अपनी ही औलाद के हाथों अपमानित तो नहीं होना पड़ता। उनकी बात से सहमत ममता जी बोली, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे लोगों के तानों से उतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी तकलीफ इन नालायक औलादों की करतूतों से हो रही है। दोनों बेटे और बहू उनकी बातें छुप छुप कर सुन रहे थे। जो बेटे कुछ देर पहले तक एक दूसरे के विरोधी बने हुए थे, वे अब एक हो गए। उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया और अपने माँ बाप के पास जाकर चिल्लाते हुए बोले, बूढ़े, तेरी ये औकात कि तू हमें नालायक कहे? अरे नालायक तो तू है जो उस ग्राहक का नाम डायरी में लिखकर नहीं रख सका। तेरी उम्र हो चुकी है, अब तू किसी भी काम के लायक नहीं है। नालायक हम नहीं बल्कि तुम दोनों बूढ़े हो। अगर अब अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से उठो और स्टोर रूम में जाकर वहाँ थोड़ी साफ सफाई करके वहीं अपने सोने लायक जगह बना लो। और हाँ, रही बात तुम्हारे खाने पीने की, तो 1 महीने तक माँ एक बेटे के घर काम करेगी और उन्हें उसी बेटे के घर से खाना मिलेगा। तो पापा दूसरे बेटे के घर काम करेंगे तो उन्हें उसी बेटे के घर से खाना मिलेगा। वैसे ही जब माँ दूसरे बेटे के घर 1 महीने तक काम करेगी तो उन्हें वहां से खाना मिलेगा, और पापा को दूसरे बेटे के घर पर काम करना होगा तो उन्हें वहां से खाना मिलेगा।
और सोने के लिए दोनों वहीं स्टोर रूम में जाकर रात में सोएंगे। दोनों बेटों ने अपना फरमान सुनाया और वहां से जाने लगे। तभी आशुतोष जी बोले, बेटा तुम जैसा बोलोगे हम दोनों वैसा ही करेंगे, लेकिन बेटा हम बूढ़ों पर इतना रहम करो कि हमें अपने कमरे में सोने दो। तुम तो जानते ही हो तुम्हारी माँ को धूल मिट्टी से कितनी एलर्जी है, और स्टोर रूम तो कई दिनों से खुला भी नहीं है। लेकिन दोनों बेटों ने इतना ही कहा कि तुम्हें अपने घर में रहने दे रहे हैं, यही शुक्र मनाओ, वरना धक्के मारकर जिस प्रकार दुकान से निकाला था वैसे ही घर से निकालने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये कहकर वो वहां से चले गए। दोनों बुजुर्ग दंपति अपना सा मुंह लेकर वहां से उठे और स्टोर रूम की तरफ चल दिए। वहां जाकर देखा तो सारे सामानों पर धूल की एक मोटी सी परत जमी हुई थी। आशुतोष जी ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा और थोड़ी सी जगह की सफाई की ताकि वे दोनों बुजुर्ग दंपति वहां आराम से सो सकें। ममता जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आंखों के सामने वे सारे दृश्य चलचित्र की भांति घूम रहे थे जब वे ब्याह कर बहू बनकर उस घर में आई थीं। उनके जीवन की वे सारी परेशानियां और उनके बच्चों द्वारा दिया गया जख्म वो कितना भी भूलने की कोशिश करती, उनके मन से निकलता ही नहीं था। यही सोच सोचकर वे बीमार रहने लगे। लेकिन बेटे बहू की शर्त थी कि जब तक माँ एक बेटे के घर के काम नहीं करेगी तब तक उन्हें खाना नहीं मिलेगा, और जब तक पिताजी दूसरे बेटे के घर के काम नहीं करेंगे तब तक उन्हें खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए ममता जी को आराम करने की उम्र में मजबूरन काम करना पड़ रहा था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। दोनों पति पत्नी दिन भर अलग अलग दोनों बेटों के घर काम करते। पास पास रहते हुए भी उन्हें एक दूसरे का चेहरा तक देखना नसीब नहीं होता था, और जब रात में अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते तो सिर्फ एक ही वादा एक दूसरे से लेते थे। ममता जी आशुतोष जी से कहती, चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वैसे ही आशुतोष जी भी ममता जी से वादा लेते कि ममता, मैं भी तो तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम्हारा साथी तो है जो इतनी परेशानियों को झेल कर भी आज तक मैं जिंदा हूँ, वरना मैं तो उसी दिन मर गया होता जिस दिन अजय ने मुझे दुकान से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। मैं उस दिन इतना आहत हो गया था ममता कि मैं अपने जीने का साहस ही खो बैठा था। लेकिन फिर तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया और मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि जब मैंने दिन रात मेहनत करके इतना कुछ कमाया और सिर्फ एक छोटी सी गलती जिससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ था, उस गलती के कारण मेरी अपनी औलाद ने आज मुझे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए एक मिनट भी नहीं सोचा, फिर वो अपनी गौ जैसी माँ पर कितना जुल्म ढा सकता है। बस यही सोचकर मैंने बेशर्मी की चादर ओढ़कर घर वापस आने का निर्णय लिया। ममता जी से कहकर वे भी फूट फूट कर रो लेते। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे से वादा लेते कि अपने जीवन के अंत समय तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ममता जी को ढंग का खाना न मिलने और काम का भार अधिक होने की वजह से एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। आशुतोष जी तो दिन भर काम करके अधिक थकान होने के कारण जल्दी ही सो गए, लेकिन ममता जी बुखार और पूरे शरीर में दर्द होने की वजह से कराहती रहीं। फिर आधी रात को जब आशुतोष जी की नींद खुली तो उन्होंने ममता जी को कराहते हुए सुना। उन्होंने ममता जी के माथे पर हाथ रखा तो देखा कि वो बुखार से तप रही थीं। आशुतोष जी ने उनके माथे पर गीले कपड़े की पट्टी रखी, लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला। फिर वे जल्दी से अपने बड़े बेटे के पास गए। उनका दरवाजा खटखटाया तो अजय ने अंदर से ही कहा, कौन है इतनी रात को, कौन दरवाजा पीट रहा है? आशुतोष जी बोले, बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब लग रही है। बेटा बुखार बदन दर्द की कोई दवाई हो तो दे दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। तभी अजय ने तपाक से उत्तर दिया, क्यों पापा, आपको पता नहीं है क्या, अभी माँ विजय के हिस्से में है, वो उसकी तरफ काम कर रही है तो आप उसी से जाकर दवाई मांगिए, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिए, समझे आप? और मुझे दोबारा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, वरना इसका अंजाम क्या होगा आप तो जानते ही हैं। आशुतोष जी वहां से निराश होकर अपने छोटे बेटे के पास गए और उसका दरवाजा पीटने लगे, क्योंकि वे ममता जी की तबीयत को लेकर बहुत घबराए हुए थे।
छोटी बहू शोभा ने दरवाजा पीटने की आवाज सुनी तो दरवाजा खोला। उसने देखा उसके ससुर जी दोनों हाथ जोड़े थर थर कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। फिर भी शोभा ने रौब भरी आवाज में कहा, अगर तुम्हें रात भर नींद नहीं आती तो क्या हमें भी चैन से नहीं सोने दोगे? खुद तो दिन भर आराम फरमाते रहते हो, लेकिन हमको तो बहुत से काम होते हैं। चलिए जाइए यहाँ से। कहकर उनकी बात सुने बिना ही वो दरवाजा बंद करने लगी। तभी आशुतोष जी ने दरवाजे को अपने हाथों से रोकते हुए कहा, बहू, ममता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तुम्हारे पास अगर कोई बुखार और बदन दर्द की दवा हो तो दे दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। कहते हुए वे फिर से अपनी बहू के सामने हाथ जोड़ने लगे, लेकिन शोभा का दिल नहीं पसीजा। उसने कहा, क्यों, आप तो बड़े भाई साहब के पास काम करते हो ना, तो जाइए उन्हीं से मदद मांगो। हाँ, माँ जी अगर खुद मदद मांगने आती तो मैं एक बार सोचती भी, लेकिन कल से तो माँ जी बड़े भाई साहब के पास जाने वाली हैं। इस लिहाज से माँ जी भाभी की ही जिम्मेदारी बनती है। कहकर उसने भी दरवाजा बंद कर लिया। आशुतोष जी मायूस होकर वहां से भी वापस अपने स्टोर रूम में आ गए। ममता जी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही थी। आशुतोष जी उनके माथे पर गीले कपड़े की पट्टी बदल बदल कर लगाते जा रहे थे। जैसे तैसे सुबह हुई। अब उस दिन सुबह से ही ममता जी को दूसरे बेटे के घर पर काम पर जाना था, लेकिन तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से वे नहीं गईं। इसीलिए बड़ी बहू प्रियंका आग बबूला होती हुई ममता जी के पास गई। उस समय आशुतोष जी ममता जी के माथे पर गीली पट्टी लगा रहे थे। उन्हें ऐसा करता देख प्रियंका जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे बेशर्मो, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करो। नाती पोता खिलाने की उम्र में रंगरेलियां बनाने में लगे हुए हो। सारी लाज शर्म बेच खाई है क्या? ए बुढ़िया, आज का तेरा काम कौन करेगा? तेरे बाप ने 2-4 नौकर लगा रखे हैं क्या? सुबह सुबह हल्ला सुनकर छोटी बहू शोभा और विजय सभी लोग वहां जमा हो गए। आज आशुतोष जी को प्रियंका की बातें सहन नहीं हुई और उन्होंने अपनी बड़ी बहू प्रियंका को एक तमाचा रसीद कर दिया। अब अजय से सहन ना हुआ और उसने आगे बढ़कर अपने पिता का हाथ रोक लिया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उन दोनों का सारा सामान बाहर निकालकर फेंक दिया और अपने पिता को गुस्से से मारा और दोनों को धक्का मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। विजय भी अजय का बराबर साथ दे रहा था। वो भी अपने भाई को समझाने की बजाय अपने माता पिता का सामान फेंक रहा था और मजे ले रहा था। आशुतोष जी अपने बेटों के द्वारा अपमानित होकर जिंदा नहीं रहना चाहते थे, लेकिन ममता जी के बारे में सोचकर फिर से हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाते गए। सबसे पहले उन्होंने ममता जी को एक ऑटो में बिठाया और एक अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवाया। अब ममता जी की तबीयत काफी ठीक हो गई थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाएं। एक दिन ममता जी के मामा का बेटा उन्हें उसी अस्पताल में मिला और उसे उनकी सारी स्थिति के बारे में पता चला तो उसने बताया कि उसके मम्मी पापा की एक्सीडेंट से मौत हो गई है और उसकी दूसरे शहर में नौकरी लग गई है। उनके गांव वाले घर में रहने और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप लोग वहीं रह लेते, मेरा काम आसान हो जाता। जैसे ही कोई व्यवस्था होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों की मदद की मुझे जरूरत है। ममता जी और आशुतोष जी की तो जैसे मुंह मांगी मुराद ही पूरी हो गई। उन्हें कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब वे दोनों अपने मामा के खेत में मजदूरों की मदद से खूब मेहनत करते। गांव की हवा शुद्ध होने और वातावरण बदल जाने की वजह से ममता जी की तबीयत में भी बहुत जल्दी सुधार आ गया, लेकिन आशुतोष जी के मन में एक बात थी जो निकल ही नहीं रही थी। वे इस उम्र में भी कुछ करना चाहते थे। उन्होंने 1-2 साल की फसल के पैसों को जमा रखा और ममता जी के भाई से पूछा कि पैसों का क्या करना है। तो उसने कहा, आप लोग मेहनत कर रहे हो तो उन पैसों का उपयोग आप ही कीजिए, क्योंकि मुझे अपनी तनख्वाह इतनी मिल जाती है कि मुझे पर्याप्त हो जाती है। आशुतोष जी ने ममता जी से कहा, ममता, खेतीबाड़ी का काम सीजन आने पर ही किया जाता है, तो क्यों ना हम अपना पुराना काम चालू कर दें। उसके बारे में मुझे पूरा अनुभव है। अगर भगवान ने चाहा तो हम फिर से आरामदायक जीवन जी सकते हैं। ममता जी बोली,
अजी, अब इस उम्र में कितना काम करोगे आप, और हमारे जीवन के दिन ही कितने बाकी रह गए हैं। ममता जी का जवाब सुनकर आशुतोष जी गंभीर हो गए। तब ममता जी ने हामी भर दी। ममता जी के हामी भरते ही आशुतोष जी के शरीर में मानो नई ऊर्जा का संचार हो गया। उन्होंने छोटे स्तर से ही काम शुरू किया। देखते देखते वे फिर से होलसेलर बन गए। जब उनकी पुरानी ग्राहकों ने सुना कि आशुतोष जी ने फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है, तो उनके व्यवहार से प्रभावित होकर वे उन्हीं से जुड़ गए। उनके पास जितने लोग काम करते थे, उनके बेटों के खराब व्यवहार के कारण उन्होंने स्वयं ही काम छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि आशुतोष जी ने फिर से वही काम शुरू कर दिया है, तो दूर दूर से वर्कर सिर्फ उनके व्यवहार के कारण उनके पास जाकर काम करने लगे। अब आशुतोष जी की आमदनी दिन दूनी रात चौगनी होने लगी। वहीं उनके बेटे अजय और विजय अपने पिता के बिजनेस में चोरी कर करके अपनी अपनी जेबें गर्म करते थे और अपने वर्कर्स से भी ऐसा व्यवहार करते थे कि उनके व्यवहार से आहत होकर उनके वर्कर्स एक एक करके उनका काम छोड़ छोड़ कर जाने लगे, जिसके कारण दोनों भाइयों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब आए दिन दोनों भाई एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगाकर आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे। उनका बिजनेस बर्बाद हो गया। अजय का बेटा और विजय की बेटी शादी के लायक हो गए थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे धूमधाम के साथ अपने बच्चों की शादी कर सकें। तभी एक दिन उन्होंने सुना कि कोई सेठ है, वो गरीब लड़कियों और लड़कों का सामूहिक विवाह करवाता है। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों का भी फॉर्म भर दिया। शादी का सब खर्च आशुतोष जी ने ही उठाया था। सभी वर वधू के लिए पहनने के कपड़े, गहने और दहेज के सारे जरूरी सामान जो एक सामान्य गृहस्थी में आवश्यक होता है, आशुतोष जी की ओर से दिया गया। क्योंकि उनका तो किसी भी प्रकार का कोई खर्च था ही नहीं और ना ही किसी बेटे या बेटी की शादी करनी थी जिसके लिए उतना धन जोड़ कर रखते। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि एक दिन वे अपने बच्चों को इतना कामयाब बनकर दिखाएंगे कि वे दोनों भी देखते रह जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि वे दोनों भी गरीबों की लाइन में अपने बच्चों का विवाह करवाने के लिए खड़े होंगे। लेकिन उन्होंने जब बच्चों के साथ उनके माता पिता को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्हें देखकर लोग हैरान हो गए। शादी की कवरेज के लिए वहां मीडिया भी आया हुआ था। जब पत्रकारों ने उनसे उनकी बदली हुई प्रतिक्रिया के बारे में पूछा तो ममता जी ने खुलकर सारी कहानी बता दी। आशुतोष जी ने कहा, हमने मेहनत और ईमानदारी से ये मुकाम हासिल किया। मेरी पत्नी ममता जी के बिना ये संभव नहीं था। हॉल तालियों से गूंज उठा। अजय और विजय ने अपने पिता के पैर पकड़कर माफी मांगी। लेकिन उसी वक्त आशुतोष जी का एक पुराना कर्मचारी सामने आया और उसने उनकी सारी सच्चाई उजागर कर दी। फिर भी आशुतोष जी ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा अपने पोते पोतियों के नाम किया और बाकी को सामूहिक विवाह और अनाथ बच्चों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। जब पत्रकारों ने पूछा कि वो अपने बेटों के लिए क्या देना चाहेंगे, तो आशुतोष जी ने इसका उत्तर ममता जी को देने के लिए कहा। तब ममता जी बोली, आज तक हमने सुना है कि पूत भले ही कपूत हो जाए, लेकिन माता कभी को माता नहीं होती। लेकिन आज एक माता को माता बनना चाहती है। अगर गलती हो तो आप लोग मुझे इस बारे में समझाइए। लेकिन मेरा अपना विचार है, जिन लोगों के लिए हमने अपना खून पसीना एक किया, कभी कहीं घूमने नहीं गए, उन्हें अच्छी परवरिश देने के चलते अच्छे स्कूल में पढ़ाया कि आगे चलकर वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। लेकिन ये बुढ़ापे की लाठी नहीं, बल्कि उसी लाठी से मारने वाले बने। मुझे मरने की हालत में घर से बाहर निकाल दिया। अपने पिता को लात घूंसे से मार पीट कर घर से धक्के मारकर बाहर निकाला। इसीलिए मैं इन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। ममता जी के विचार सुनकर सभी लोगों ने तालियों के साथ उनके विचारों का सम्मान किया। आज उनका मन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ममता जी और आशुतोष जी ने अपने आत्मसम्मान और मेहनत से एक नई जिंदगी बनाई थी और अब वे दूसरों की मदद करके सुकून पा रहे थे। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।